स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण के सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों को समझेंगे। जो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे ही महत्वपूर्ण फार्मूलों को समझेंगे जिनके बेस पर इस चैप्टर को सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण क्या होती है देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए द्विघात समीकरण बच्चों वो समीकरण होती है जिसमें प्रयुक्त चर की घात जो हो बच्चों क्या हो दो हो। नाम में आ रहा है ना द्विघात समीकरण, यानी एक ऐसी समीकरण जिसमें जो चर यूज होगा, ठीक है, उसकी जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी बच्चों दो होगी। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। देखिए द्विघात समीकरण का जैसे मान लीजिए 4x² प्लस के 7x प्लस के 8 इजिकल टू 0। ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। इसमें जो चर आ रहा है ना ये x क्या आ रहा है, ये जो चर आ रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम घात है वो कितनी बच्चों दो है। तो यानी वह समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात क्या बच्चों दो हो तो क्या कहलाती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 7y² प्लस के 8y माइनस के 15 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो y आ रहा है जो चर है, ठीक है, इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है दो आ रही है। क्लियर है आप लोग को। तो वो समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात क्या हो बच्चों दो हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है द्विघात समीकरण कहलाती है। नाम में आ रहा ना द्विघात यानी दो घात वाली समीकरण, यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए दो होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और देता हूं ताकि आपको अच्छे तरह से क्लियर हो। एक समीकरण हम लोग लिखते हैं, देखिए मान लीजिए 3x की घात 3 प्लस के 7x² प्लस के 8x माइनस के 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों द्विघात समीकरण नहीं होगी। ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर जो चर जो आ रहा है, जो आपका जो चर आ रहा है, चर जो x आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसमें घात कितनी आ रही है तीन घात आ रही है। और यहाँ पे आपको साथ दो घात भी है। लेकिन हाँ अगर ये वाला टर्म्स ना होता, इतना टर्म्स ना होता, इतना टर्म्स होता तो एक द्विघात समीकरण होती। लेकिन अधिकतम घात तो तीन आ गई इसके अंदर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होती है जिसमें जो चर आए चाहे वो x हो चाहे y हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो अधिकतम घात हो बच्चों दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी जो असली रूप होता है द्विघात समीकरण का वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है, क्या होता है देखिए मैं आपको लिख रहा हूं। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 होता है। तो यह बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? जहां इसके अंदर x क्या है एक चर राशि है, ठीक है, और a b c ये क्या बच्चों ये आपकी ये पूर्ण संख्या है, धन पूर्ण संख्या है। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस c होता है। ठीक है, जहां मैं लिख देता हूँ जहां जो x है, ठीक है, x क्या बच्चों एक चर राशि है, क्या है ये चर राशि है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तथा जो एबीसी है जैसे ए हो गया आपका या फिर आपका वी हो गया या आपका सी हो गया, ये क्या बच्चों आपकी धन पूर्ण संख्या है। क्या बच्चों ये आपके बच्चों धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, ये आपकी धन पूर्ण संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है एबीसी का मान। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा इस समीकरण में ये जो इस समीकरण में जो ए है ना, इस ए को हम क्या बोलेंगे, इस ए को बच्चे हम बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक को बोलेंगे किसको, इस ए को। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा इस बी को क्या बोलेंगे, क्योंकि ए किसके साथ है x² के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए हो गया x² गुणांक। अच्छा x के साथ क्या v है, तो v है बच्चों x का गुणांक, v क्या है इसमें x का गुणांक है, x का गुणांक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और जो c है इसके साथ तो x नहीं है, तो नहीं है तो बच्चे c को जब हम बोलते हैं वो c को बोला जाता है अचर पद। क्या बोला बच्चों?
अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म्स बोला जाता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसमें जो ए होता है बच्चों वो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, जो वी होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और जो सी होता है बच्चों वो क्या होता है? अचर पद होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए आप लोगों को फार्मूला नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 क्या देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है। पहला फार्मूला देखिए आप समझिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग मैं लिख रहा हूं, देखिए द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है? ये होता है देखिए, यदि हम मान लें मूल अल्फा और बीटा हो, यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो ठीक है क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और हम माने कि ये जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है इसके मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो जो मूलों का योगफल होता है बच्चों वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखे जैसे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या लिखा है, माइनस से लिखा तो माइनस तो ये आ गया, लेकिन एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक इस समीकरण में क्या है, एक्स गुणांक क्या वी है, देखो एक्स गुणांक क्या वी है तो ये वी आ जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? फिर क्या एक्स स्क्वायर गुणांक, और एक्स गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक का बच्चों ए है तो बच्चों ये ए आ जाएगा। क्लियर आप लोग मेरा? तो आप फार्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं और आप बच्चों फार्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो ये इसका पहला फार्मूला है। अब लिखेंगे इसका दूसरा फार्मूला, मूलों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे रब कर देता हूँ। ठीक है, अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, चलिए ऊपर से इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब हम लिखेंगे दूसरा फार्मूला क्या है, देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, अचर पद होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये हो गया बच्चों मूलों के गुणनफल का फार्मूला। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, मैं आगे समझाता हूँ आप लोग को, या ऐसे कर लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा, तो यही आ गया अल्फा गुणा बीटा बराबर ये क्या है, अचर पद। अचर पद क्या होता है, सी होता है। क्या होता है बच्चों, सी होता है, तो ये सी हो जाएगा। अपॉन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बच्चों, ए है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों में? तो ये हो गया बच्चों मूलों के गुणनफल का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला मैंने आप लोग को बताया। तीसरा फार्मूला होता है बच्चों इसका विविक्तिकर का। विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको तीसरा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, मूलों का विविक्तिकर या द्विघात समीकरण जो विविक्तिकर होता है। विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है, विविक्तिकर का जो फार्मूला होता है बच्चों, इसे बच्चों हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। क्या होता है, 4ac। तो ये इसका फार्मूला हो गया किसका, विविक्तिकर का। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये तीसरा फार्मूला है d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए फार्मूला नंबर हम 4 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फार्मूला नंबर 4 क्या होता है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको और फार्मूला आपको बता पाऊँ। ठीक है, चलिए हटा देता हूँ इस चीज को। तो फार्मूला नंबर 4 देखिए क्या होता है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यदि यदि देखिए d बराबर अगर 0 है, अगर द्विघात समीकरण में अगर हम एबीसी के मान निकाले के अगर d का मान अगर 0 आता है, तो अगर 0 आता है ना तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, अगर d बराबर 0 है तो लिखते हैं दो मूल वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान होंगे, तथा समान होंगे। ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए अगर किसी समीकरण में अगर हम द्विघात समीकरण हमको दे रखे हो कि क्वेश्चन के अंदर
फिर एबीसी के मान निकाल के हम इस फार्मूले में लगाएंगे और डी का मान अगर 0 आ गया तो दो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, अगर बच्चों डी का मान तो लिखते हैं यदि डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, डी का मान 0 से बड़ा आ गया, डी बड़ा है 0 से, मतलब कोई प्लस की संख्या आ गई 2 3 4 5 या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दो मूल वास्तविक तथा असमान, क्या लिखेंगे बच्चों, असमान होंगे, याद रखेंगे, असमान होंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, क्या बताया मैंने, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया, जैसे मान लो 2 आ गया किसी में, तो 2 तो क्या है, 0 से बड़ा होता है। क्लियर है आप लोग को, मैं तो डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा बच्चों, ठीक है, तो दो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और वो आसमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर बच्चों तीसरा केस का ये है, यदि डी का मान कम आया है 0 से, मतलब कोई माइनस का नंबर आ गया, जैसे माइनस का 1 माइनस का 2, तो हम जानते हैं -1 तो 0 छोटा होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, या माइनस का मतलब 5 आ गया तो -5 0 छोटा होता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में होगा दो मूल क्या होंगे बच्चों, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आपसे मूलों की अगर प्रकृति पूछी जाए तो ये फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है, हम विभक्ति करके ही फार्मूला लगाते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। अगर डी बराबर 0 है तो दो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब प्लस का नंबर आ रहा है, जैसे +2 +5, तो दो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और डी का 0 छोटा आ रहा है, मतलब माइनस का नंबर आ रहा है, तो दो मूल के होंगे बच्चों, वो काल्पनिक होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का जो अंतिम फार्मूला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या फार्मूला है। ठीक है, चलिए देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए फार्मूला नंबर है आपसे 5, और इन्हीं 5 फार्मूले बच्चों पूरी प्रश्नावली सॉल्व, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो फार्मूला बच्चों श्रीधराचार्य का, किसका है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फार्मूला या सूत्र क्या होता है, ये होता है बच्चों x इजिकल टू माइनस के v प्लस माइनस वर्गमूल v स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन क्या होता है बच्चों 2a होता है, क्या होता है 2a होता है। ठीक है, तो ये बच्चों श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र। और ये स्पेशली कब लगाया जाता है, जब किसी नॉर्मली द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते तब जाकर के फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 फार्मूले थे। ठीक है, जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बच्चों काफी है, और इन्हीं से बच्चों ये चैप्टर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों पांचों फार्मूले आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।